थे जिसने पिछड़ों को सूबे की सियासत के केंद्र में, लेकिन बाद में इसी डेलीगेशन को यूरोप जाना था और वहां की ठंड। आइए चलते हैं साल 1970 में। कैसे हैं दोस्तों, ये बात आजादी से पहले की है, यानी कि साल 1938 की बात है। समस्तीपुर का पितोजिया गांव शाम ढलने को थी। एक यंग लड़का शहर से 10वीं के नतीजे देखकर लौट रहा था। उसके पिता गांव में नाई थे। पढ़ने लिखने के बहुत मौके नहीं थे। बहुत जोड़ तोड़ के बाद बड़ी मुश्किल से पढ़ाई चल रही थी। 10वीं यानी कि मैट्रिक के नतीजे आए तो मेहनत का रंग साफ दिखने लगा। लड़का भागता हुआ पिता के पास पहुंचा और बोला, बाबूजी, मैं मैट्रिक में पहले दर्जे से पास हुआ हूं, फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ। ये वो दौर था जब देहात में मैट्रिक पास खोजने से भी नहीं मिलते थे और फर्स्ट डिवीजन तो बहुत दूर का सपना होता था। जिले में उंगलियों पर गिने जाने लायक स्टूडेंट्स होते थे। यह बड़ी उपलब्धि थी, लड़के के लिए भी पिता के लिए भी। लड़के को लेकर पिता गांव के जमींदार के पास पहुंचा खुशखबरी देने के लिए। सोचा कि अगर गांव का बड़ा घर सहारा दे देगा तो लड़का आगे भी पढ़ जाएगा। लड़के ने बड़े उत्साह के साथ जमींदार को बताया कि उसने मैट्रिक का इम्तिहान फर्स्ट डिवीजन से पास किया है। घाट पर लेटे जमींदार ने जवाब दिया, पहले दर्जे से पास हुए हो, अच्छी बात है, चलो अब पैर दबाओ। लड़के को महसूस हुआ कि जैसे किसी ने उसके दिमाग में ये शब्द दाग दिए हों, जैसे जानवरों को दागा जाता है, चलो पैर दबाओ। इस घटना के 32 साल बाद इस लड़के के पैर मुख्यमंत्री की कुर्सी के नीचे टिके थे, जिसे पैर दबाने, जानवर चराने, बेगार करने के काबिल समाज के कथित उच्च वर्ग ने समझा था। वो अब देश चला रहे थे। 3 दशक के छोटे वक्त में इस लड़के ने अपने सामने जमाना बदलते हुए देखा था। दोस्तों, मेरा नाम अनुज कुशवाहा है। आज की कहानी है जननायक और बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर की, जिन्हें अभी हाल ही में उनकी जयंती के दिन भारत सरकार द्वारा भारत रत्न देने की घोषणा की गई। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कर्पूरी ठाकुर वो मुख्यमंत्री थे जिसने पिछड़ों को सूबे की सियासत के केंद्र में खड़ा कर दिया था। वो मुख्यमंत्री जिसकी ईमानदारी कहानियों की शक्ल में आज भी कही और सुनी जाती हैं। वो मुख्यमंत्री जिसने मंडल कमीशन से 1 दशक पहले ही राज्य में पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। यह साल 1974 था। जेपी की लीडरशिप में स्टार्ट हुए बिहार छात्र आंदोलन की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही थी। आगे की रणनीति क्या हो, इस सवाल पर जेपी के पटना के कदम कुआं स्थित निवास पर एक मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में कांग्रेस संगठन, समाजवादी और जनसंघ, हर सियासी रंग के लोग जमा हुए थे। साथ में थे चंद्रशेखर, जो इस मीटिंग के लिए खास दिल्ली से पटना पहुंचे थे। इन सब के बीच बेहद आम सा दिखने वाला एक शख्स भी मीटिंग में पहुंचा। लोगों की नजर पहले उसकी शक्ल पर गई और फिर कुर्ते पर। यह व्यक्ति बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, लेकिन इनका कुर्ता फटा हुआ था। जब चंद्रशेखर की उन पर नजर गई तो उन्होंने मीटिंग में मौजूद बाकी लोगों से कहा, अपनी जेब से कुछ पैसे निकालिए। सबने अपनी जेब से 150 रुपए निकाले। उन्हें इकट्ठा करके चंद्रशेखर ने इन शख्स के आगे रखा और कहा, कर्पूरी जी जाइए, अपने लिए कुछ सोचिए, कुछ कुर्ते तो सिलवाई लीजिए। इस घटना के गवाह रहे पत्रकार सुरेंद्र किशोर की माने तो कर्पूरी ठाकुर ने बड़े संकोच के बाद ये पैसे स्वीकार किए। कर्पूरी ठाकुर बेहद साधारण परिवेश से सत्ता के गलियारों तक पहुंचे थे, इसलिए सत्ता में होते हुए भी उनकी शख्सियत में उच्च वर्ग का पाखंड नहीं घुस पाया था। 1953 में भारतीय विधि निर्माताओं के एक डेलीगेशन का हिस्सा बने। यह डेलीगेशन ऑस्ट्रिया के दौरे पर जाना था। उस दौरे के बारे में कर्पूरी ठाकुर के बेटे और जेडीयू से राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर बताते हैं कि बाबूजी के पास एक ठीक ठाक सा कोट तक नहीं था। वो विधायक थे, उन्हें डेलीगेशन के साथ जाना था और ऐसे में उन्हें कोट उधार मांगना पड़ा। ऑस्ट्रिया के मौसम को लेकर ज्यादा तकलीफ नहीं थी, लेकिन बाद में इसी डेलीगेशन को यूरोप जाना था
और वहां की ठंड तो सब जानते हैं। ऐसे में जो उधार का कोट पहनकर कर्पूरी ठाकुर विदेश पहुंच गए, जब वो यूगोस्लाविया पहुंचे तो वहां कड़ाके की ठंड में उन्होंने वो कोट पहना। यह कोट पहनकर तो उस वक्त के राष्ट्रपति मार्शल टीटो से मिले। जब टीटो ने यह देखा तो उन्होंने फौरन कर्पूरी ठाकुर को एक नया कोट गिफ्ट के तौर पर दिया। कर्पूरी ठाकुर के सादेपन और ईमानदारी के ऐसे कई किस्से हैं, लेकिन क्या वे सियासत की गलियों में भी इसी तरह से सादेपन के साथ गुजर पाए? नहीं। राजनीतिक विद्वान कहते हैं कि सियासत के मामले में कर्पूरी ठाकुर का कोई सानी नहीं था। कर्पूरी ठाकुर की सियासत समझने के लिए आइए चलते हैं साल 1970 में। फरवरी 1970 का महीना था। बिहार में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के विधायक दल के नेता रामानंद तिवारी केंद्रीय संसदीय बोर्ड को एक खत लिख रहे थे। वे खत सूबे में पैदा हुए ताजा सियासी संकट के हवाले से था। और खत का मैसेज क्या था कि जनसंघ जैसी सांप्रदायिक पार्टी के साथ मिलकर सरकार नहीं चलाई जा सकती, इसलिए एसएसपी पार्टी सूबे में सरकार बनाने की पहलकदमी नहीं करेगी। पर माजरा सिर्फ इतना था क्या? इस कहानी की शुरुआत 1969 के विधानसभा चुनाव से हुई। इस चुनाव में बिहार की जनता ने किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं दिया। खंडित जनादेश था। सत्ता की उठापटक थी। नतीजे के 4 महीने में 2 मुख्यमंत्री बदल चुके थे और जुलाई 1969 में राष्ट्रपति शासन लग चुका था। इसी विधानसभा में बहुमत के लिए किसी विपक्ष को चाहिए थे 160 विधायक और विपक्ष उसकी गणित क्या थी? संगठन कांग्रेस के 58, संशोपा के 52, जनसंघ के 34, साथ में कुछ निर्दलीय और छोटी पार्टी के विधायक। संगठन कांग्रेस की तरफ से सरदार सिंह एक बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर सरकार चलाने की असफल कोशिश कर चुके थे और ऐसे में बॉल अब संशोपा के पाले में थी। इस घटक दल में लेफ्ट भी शामिल थी। रामानंद तिवारी के नाम पर सहमति बन रही थी, लेकिन उन्हीं की पार्टी का एक धड़ा उनके खिलाफ हो गया। यह धड़ा था कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व वाले पिछड़े विधायकों का। उनका तर्क था कि पिछड़ा पाए 100 में 60 का नारा देने वाली संशोपा मुख्यमंत्री के पद पर एक ब्राह्मण को कैसे बिठा सकती है। लेकिन इस तर्क को कभी सार्वजनिक रूप से कहा नहीं गया। कहा तो यह गया कि जनसंघ जैसी सांप्रदायिक पार्टी के साथ मिलकर सरकार कैसे बनाई जा सकती है। पार्टी ना बिखरे, इसीलिए रामानंद तिवारी ने अपने कदमों को फौरी तौर पर पीछे खींच लिया। और फिर इस मौके को लपका दारोगा प्रसाद राय ने। दारोगा प्रसाद राय दूसरी कांग्रेस यानी इंदिरा वाली कांग्रेस के नेता थे। उनके 60 विधायक थे। उन्होंने दूसरे विपक्षी विधायकों को साथ लिया और लगभग 1 बरस तक सरकार चलाई। उनके साथ प्रसोपा भी थी, झारखंड पार्टी थी और सीपीआई भी। लेकिन 1970 के दिसंबर में दारोगा राय की अल्पमत की सरकार गिर गई। जब सरकार गिरी तो नए सिरे से कवायद शुरू हुई। संशोपा के सामने दूसरी बार सरकार बनाने का मौका आया। दिसंबर 1970 में जैसे ही दारोगा प्रसाद राय की सरकार गिरी तो संशोपा विधायक दल के नेता रामानंद तिवारी की जगह कर्पूरी ठाकुर विधायक दल के नेता बन गए। और तब कर्पूरी ठाकुर ने उसी कांग्रेस, दूसरे छोटे दल और जनसंघ के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। जी हाँ, वही कर्पूरी ठाकुर जो 8 महीने पहले जनसंघ के साथ की बात पर सैद्धांतिक विरोध कर रहे थे, अब जनसंघ के समर्थन से खुश थे। 22 दिसंबर 1970 को पहली दफा कर्पूरी ठाकुर ने मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। इस घटनाक्रम को याद करते हुए रामानंद तिवारी के बेटे शिवानंद तिवारी ने एक बात कही। उनका कहना था कि जब यह तय हो गया कि संशोपा सरकार नहीं बनाएगी, तब बाबूजी कुछ दिनों के लिए बाहर चले गए। मुझे याद तो नहीं कि कहां गए, लेकिन बिहार से बाहर गए थे। और इसी बीच जनसंघ के साथ मिलकर सरकार बनाने का खेल हो गया। कर्पूरी ठाकुर की सरकार बनी और इसी मंत्रिमंडल में कुछ दिनों बाद रामानंद तिवारी भी शामिल हो गए। उन्हें पुलिस डिपार्टमेंट का मंत्री बनाया गया। यह सरकार लगभग 6 महीने रही और इस दौरान एक समय ऐसा भी आया जब सरकार को समर्थन दे रहे सभी घटक दलों को संतुष्ट करने के लिए कर्पूरी जी को 7 हफ्ते के भीतर 5 दफा मंत्रिमंडल का विस्तार करना पड़ा। उनके मंत्रियों की संख्या बढ़ते बढ़ते 41 तक पहुंच गई और जब सरकार बचाने के लिए 3 निर्दलीय विधायक उनमें से एक को मंत्री बना सकते हैं,
कैसे तय करें, तो पर्ची डाली गई। जिसके नाम की पर्ची निकली, कर्पूरी जी ने उसको शपथ दिलवा दी। यह पर्ची एक महंत के नाम की निकली थी। फिलहाल तो बात यह है कि 41 मंत्रियों के बाद भी सरकार के विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे थे। इन सब के बीच मई 1971 में विपक्षी दल यानी कि कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया और तब कर्पूरी ठाकुर ने अविश्वास प्रस्ताव पेश होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया और राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार चलाने की एक और कोशिश नाकामयाब हो गई। कर्पूरी ठाकुर के इस पहले कार्यकाल की क्या उल्लेखनीय घटना थी। राज्य सचिवालय में शामियाना लगाकर बेरोजगार इंजीनियर्स को सामूहिक रूप से अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए गए। लंबे समय से राज्य सरकार ने इंजीनियर्स की बहाली नहीं की थी। बहुत से नौजवान इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर बेरोजगार बैठे थे। लिहाजा कर्पूरी ठाकुर ने एक ही दिन सचिवालय में सबको अपॉइंटमेंट लेटर पकड़ा दिए। यह उस समय का अभिनव प्रयोग था। साल 1967 बिहार के उप मुख्यमंत्री दिल्ली में थे और एक कमरे के बाहर बैठे आम मुलाकाती की तरह इंतजार कर रहे थे। इस बीच कमरे के भीतर से एक आदमी निकलकर बाहर आता है और कहता है कि डॉक्टर साहब की तबीयत खराब है, वो नहीं मिलेंगे। इस मुलाकात करने वाले का नाम था कर्पूरी ठाकुर और नासाज तबीयत वाले डॉक्टर का नाम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और कर्पूरी को मैसेज देने वाले शख्स का नाम था उर्मिलेश झा। 1967 के विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए धक्का था। 9 सूबों में कांग्रेस ने सत्ता गंवाई थी। सरकारों का लोहिया की प्रेरणा से दौर शुरू हुआ और इस पूरी कवायद के केंद्र में जो लोहिया थे, उन्होंने सब सरकारों को 2 सुझाव दिए। पहला, अंग्रेजी के विरोध में सुझाव कि मैट्रिक की परीक्षाओं में अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म कर दी जाए ताकि गांव के लड़के भी पढ़ाई पूरी कर सकें। दूसरा, जो 6 एकड़ से कम वाले किसान हैं, उनसे लगान न लिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोहिया इसी बात से नाराज रहे और तभी कर्पूरी उनसे मिलने पहुंचे और उर्मिलेश झा उस समय राम मनोहर लोहिया के निजी सहायक हुआ करते थे। जब उन्होंने लोहिया को बताया कि कर्पूरी जी मिलने आए हैं, तो लोहिया ने साफ इनकार कर दिया। उर्मिलेश बिहार के रहने वाले थे। उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को मनाने की बहुत कोशिश की और आधे घंटे बाद वो कर्पूरी जी के पास लौटे और कहा कि डॉक्टर साहब बीमार हैं। लेकिन कर्पूरी ठाकुर समझ गए कि उनके राजनीतिक बॉस का संदेश क्या है। बिना मिले वह पटना लौट गए और काम पर जुट गए। कर्पूरी ठाकुर उप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ शिक्षा का महकमा भी संभाल रहे थे। उन्होंने सबसे पहले मैट्रिक से अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म की। अब अंग्रेजी का इम्तिहान होता था, लेकिन उसके नंबर जोड़े नहीं जाते थे, न इसके आधार पर पास फेल होता था। इसके अलावा उन्होंने मिशनरी स्कूलों में भी हिंदी की पढ़ाई को अनिवार्य कर दिया। अंग्रेजी में शिक्षा तब तक उच्च वर्ग के कब्जे में थी। गांव देहात के बड़े छात्रों का तबका रिसोर्सेज की कमी के चलते फेल होता था। अब इन छात्रों के लिए शिक्षा के अवसर खुल गए। उस समय जो छात्र मैट्रिक पास कर गए, उनके लिए एक जुमला चलने लगा, कर्पूरी डिवीजन का। दूसरा काम लोहिया का बताया, 6 एकड़ से कम के किसान की कर माफी। उसके लिए कैबिनेट की सहमति जरूरी थी। लोहिया के कहे को कौन टाल सकता था। सबने लोहिया का कहा माना और यह सहमति आसानी से मिल गई और लोहिया के दोनों वचन कर्पूरी ने पूरे कर दिए। दिसंबर 1977 मधुबनी के फुलपरास विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे थे। 6 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में यहां से जनता पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र प्रसाद यादव जीते थे 34,993 वोट के बड़े अंतर से। लेकिन उन्होंने इस सीट से इस्तीफा दे दिया ताकि सूबे के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के लिए सीट खाली की जा सके। इस हाई वोल्टेज चुनाव में कर्पूरी ठाकुर की गाड़ी अचानक से हिचकोले खाने लगी, क्योंकि उनके सामने कांग्रेस के सिंबल पर उतर गए थे राम जयपाल यादव, पूर्व उप मुख्यमंत्री। इस विधानसभा चुनाव में 35,000 के लगभग यादव बिरादरी के वोट थे और यह निर्णायक थे। कांग्रेस ने इसी बिरादरी से उम्मीदवार उतारा तो चुनाव फंस गया। कर्पूरी ठाकुर के पक्ष में केंद्रीय गृह मंत्री चरण सिंह समेत सूबे के सारे मंत्री प्रचार में उतरे। 18 दिसंबर के दिन वोटिंग हुई। वोटिंग में तनाव साफ महसूस किया जा रहा था। इस देश के एक बड़े नौकरशाह पीसी अलेक्जेंडर अपनी किताब पोल्स इन इंडिया इन द न्यू मिलेनियम में लिखते हैं कि फुलपरास उपचुनाव में बिहार सरकार के कई मंत्री कैंप कर रहे थे।
चुनाव के दिन उनकी सरकार की एक महिला मंत्री ने बूथ पर तैनात पुलिसकर्मी पर रौब झाड़ते हुए कहा, तुम मुझे नहीं जानते क्या? मैं बसंती हूँ। इस पर पुलिसकर्मी ने जवाब दिया, मैं भी गब्बर सिंह हूँ। खैर, कर्पूरी ठाकुर ये चुनाव जीतने में सफल रहे और उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर छाए संकट के बादल एक बार के लिए छट गए। लेकिन दूसरी दफा मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना उनके लिए इतना आसान नहीं था। 1977 के लोकसभा चुनाव में पहली बार कांग्रेस हारी, बुरी तरह हारी। इस चुनाव में जीत हासिल की कई विपक्षी दलों के गठजोड़ ने। सोशलिस्ट पार्टी, संगठन कांग्रेस, जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, भारतीय लोक दल और इन सब के मर्जर से बनी जनता पार्टी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। मोरारजी ने सत्ता संभालते ही इस आधार पर 9 राज्यों की कांग्रेस सरकारों को बर्खास्त कर दिया कि लोकसभा चुनाव के जनादेश से यह स्पष्ट हो गया है कि जनता इन कांग्रेसी राज्य सरकारों से संतुष्ट नहीं है। इसके बाद इन राज्यों में विधानसभा के चुनाव कराए गए और सभी में जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली। बिहार में 1974 में परिसीमन के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव था। इस परिसीमन में विधानसभा सीटों की संख्या 318 से बढ़कर 324 कर दी गई थी। इन 324 सीटों में जनता पार्टी ने जब चुनाव लड़ा तो 2/3 बहुमत हासिल किया, 218 सीटें हासिल की। फिर सवाल उठा कि अगला मुख्यमंत्री कौन? बिहार जनता पार्टी में उस दौर में 3 धड़े थे। पहला, जनसंघ, इस धड़े से कैलाशपति मिश्र अपनी उम्मीदवारी जता रहे थे। दूसरा संगठन कांग्रेस हो का, इसने सत्यनारायण सिंह का नाम आगे किया। और तीसरा सबसे बड़ा गुट लोकदल का, और इसका नेतृत्व कर रहे थे कर्पूरी ठाकुर। केंद्र से नानाजी देशमुख को पटना भेजा गया जनसंघ के नेता, ताकि बिना किसी सियासी खून खराबे के ताजपोशी हो जाए। नानाजी ने सबसे पहले तो अपनी पार्टी के कैलाशपति मिश्र की उम्मीदवारी खत्म की। इसके पीछे केंद्र के स्तर पर हुआ एक फॉर्मूला सहमति थी। यह फॉर्मूला तय हुआ था कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल में जो जनसंघ के नेता है वह चुनाव जीतने पर मुख्यमंत्री बनेंगे और बिहार, यूपी और हरियाणा में लोकदल के घटक के मुख्यमंत्री। लिहाजा कैलाशपति मिश्र पीछे हो गए। अब मुकाबला था सत्येंद्र नारायण सिंह और कर्पूरी ठाकुर के बीच में। सत्यनारायण सिंह राजपूत नेताओं के बड़े नेता थे। कांग्रेस संगठन का उनके पास समर्थन था। ऐसे में नानाजी देशमुख ने दोनों के बीच समझौते की कोशिश की, पर सब नाकामयाब रहा और आखिरी में तय हुआ कि वोटिंग की बजाय एक एक विधायक से मिलकर रायशुमारी की जाए। एक और चीज थी इन सब के बीच जो कर्पूरी के पक्ष में काम कर रही थी, वह था जेपी का आशीर्वाद। नतीजा उनके पक्ष में गया और कर्पूरी ठाकुर दूसरी दफा और आखिरी दफा बिहार के मुख्यमंत्री बनने में कामयाब रहे। अक्टूबर 1978 मंडल कमीशन की सिफारिश लागू होने में अभी 1 दशक से ज्यादा का वक्त, लेकिन बिहार में अगड़े पिछड़े की राजनीति उबाल पर थी और इसकी वजह मुंगेरी लाल कमीशन की रिपोर्ट। इस कमीशन की सिफारिशों पर अमल करते हुए कर्पूरी ठाकुर ने सूबे में पिछड़ों के लिए 20% आरक्षण की व्यवस्था कर दी। इतना ही नहीं, ओबीसी के लिए जो 20% आरक्षण तय किया गया था, इसमें भी 2:3 का अनुपात रखा गया, यानी 2 भागों में बांटा गया। दबंग पिछड़े वर्गों को यादव, कुर्मी, कुशवाहा और वैश्य समुदाय, ये 8%, इनके अलावा जो बाकी थे, इसमें खुद कर्पूरी ठाकुर भी आते थे, और हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय की दूसरी पिछड़ी जातियां, इनके लिए 12% कोटा, 8% में दबंग जाति और पिछड़े वर्ग की 12% में अति पिछड़ी जाति। यहाँ इसके बाद पूरे बिहार में बवाल मच गया। जगह जगह कर्पूरी ठाकुर के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे। पिछड़े वर्ग के लोग भी प्रदर्शन कर रहे थे इस आंतरिक भेदभाव के खिलाफ, और सवर्ण तो कर ही रहे थे। जनता पार्टी के अंदर भी कर्पूरी ठाकुर के खिलाफ माहौल बनने लगा। यहाँ तक कि जिस जनसंघ के घटक ने कर्पूरी ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाने में सहयोग दिया, उसी के अधिकांश विधायक उनके खिलाफ हो गए और सड़क पर विरोध का ये आलम था कि मुख्यमंत्री को बद्दी बद्दी गालियां दी जा रही थी। इस घटना पर रोशनी डालते हुए इंडियन एक्सप्रेस के पटना ब्यूरो चीफ और असिस्टेंट एडिटर संतोष सिंह अपनी किताब रूल्स एंड मिसरूल्स, स्टोरी एंड डेस्टिनी ऑफ बिहार में लिखते हैं कि कुछ लोग कर्पूरी ठाकुर के इतने खिलाफ हो गए कि जाति सूचक नारे लगाने लगे। कर्पूरी कर्पूरा, छोड़ गद्दी, उठा उस तरह। कर्पूरी अपने फैसले पर इसके बावजूद टिके रहे, लेकिन एक और फैसला था जिस पर टिके रहने की वो हिम्मत नहीं जुटा पाए। वो फैसला था जमीन की हदबंदी का। 1952 में जब कर्पूरी
पहली दफा विधायक बने थे तब उन्होंने विधानसभा में जमीन की हदबंदी पर प्राइवेट मेंबर बिल टेबल पर रखा था। जाहिर है ये बिल पास नहीं हुआ, लेकिन अब कर्पूरी 2/3 बहुमत वाली सरकार के मुख्यमंत्री थे, लिहाजा उन्होंने जमीन हदबंदी कानून को पास करवाने का फैसला किया। ये होता तो जमीन पर मिल्कियत की सीमा तय होती। इस बिल के जरिए बड़े जमींदारों से जमीन छीनकर भूमिहीन किसानों में बांटी जाती है, लेकिन पिछड़े वर्ग की 3 बड़ी जातियां यादव, कुर्मी और कुशवाहा, उनके पास भी बड़ी तादाद में जमीन थी। जनता पार्टी के विधायकों में इन बिरादरी के खूब विधायक थे। इसके अलावा अगड़ी जातियों का विरोध तो लाजमी था। ऐसे में कर्पूरी अपनी मंशाओं के बावजूद आगे कोई कदम नहीं बढ़ा पाए। बहुत बाद में जब उनके करीबी प्रोफेसर उदयभान त्रिपाठी ने इस हवाले से उनसे सवाल किया तो कर्पूरी ठाकुर का जवाब था कि मेरी ही क्या, पिछड़ी जाति के कई मंत्री इस बिल के विरोध में मेरी हत्या कर देते। इसका शाब्दिक अर्थ ना निकाला जाए, हत्या का मतलब विरोध है। 11 अप्रैल 1979 का दिन जमशेदपुर के बाहरी इलाके में 2 बसाहट हुआ करती थी। पहला सबीर नगर और दूसरा दिमना बस्ती। सबीर नगर मुस्लिम बाहुल इलाका और दिमना बस्ती में आदिवासी रहते थे। कुछ हिंदूवादी संगठन जैसे उस समय जनसंघ, जो अब बीजेपी है, उन्होंने दिमना बस्ती से रामनवमी के दिन झांकी निकालनी शुरू की, जो कि सबीर नगर से गुजरती थी। 1978 की रामनवमी में इस मौके पर हल्की झड़प होती है। 1 साल बाद दोनों पक्ष पूरी तैयारी के साथ मैदान में थे। झांकी निकली और दंगे हो गए। जमशेदपुर में ये दंगे 3 दिन तक चले और 108 लोगों की जान चली गई। जमशेदपुर के ये दंगे कर्पूरी ठाकुर की सियासी ताबूत की जैसे आखिरी कील साबित हुए। अप्रैल 1979 के पहले सप्ताह में बिहार जनता पार्टी का झगड़ा बढ़ चुका था। इतना कि कैबिनेट में कई मंत्री सरकार से इस्तीफा दे चुके थे। जनता पार्टी के विधायक दल के अधिकांश विधायक कर्पूरी ठाकुर के खिलाफ, और इन सब परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर ने बिहार के विधायकों की राय जानने के लिए पार्टी के नेता समर गुहा को पटना भेजा। 19 अप्रैल 1979 को समर गुहा ने विधायक दल की बैठक बुलाई और इसमें उभर कर सामने आया कि कर्पूरी ठाकुर के खिलाफ ज्यादातर विधायक हैं और उनके समर्थक 30 से ज्यादा नहीं है। क्लियर था कि कर्पूरी ठाकुर विधायकों का भरोसा खो चुके थे। इसलिए कर्पूरी ठाकुर ने केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर उसी दिन शाम को राजभवन जाकर इस्तीफा दे दिया। फिर रामसुंदर दास की सरकार बनी। 1980 में इंदिरा गांधी सत्ता में आई, पहले दिल्ली में और फिर पटना में, और इसके बाद कर्पूरी ठाकुर का विपक्ष के तौर पर करियर शुरू हो गया। वो विधानसभा चुनाव में बतौर जनता दल सेक्युलर उम्मीदवार चुनाव में उतरे। एक बार फिर से अपने पुराने क्षेत्र ताजपुर से जीते और विपक्ष की राजनीति करने लगे। कांग्रेस के डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री थे और 46 विधायकों वाली जनता दल एस के कर्पूरी ठाकुर नेता प्रतिपक्ष थे। अब कर्पूरी का जादू घटने लगा था। 1984 का लोकसभा चुनाव आया। इस चुनाव में कर्पूरी ठाकुर अपनी सियासी करियर की पहली हार का सामना करते हैं। इंदिरा की हत्या के बाद हो रही सहानुभूति के चुनाव में कर्पूरी ठाकुर लोकदल की टिकट से समस्तीपुर से मैदान में उतरे। उनके सामने थे इंदिरा कांग्रेस के रामदेव राय। रामदेव ने 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से कर्पूरी को हराया। अब कर्पूरी को लगा कि सांसदी तो नहीं रही, अब विधायकी ही बचा ली जाए। लोकसभा के कुछ महीनों बाद विधानसभा के चुनाव होने थे। कर्पूरी 1952 से 1980 तक लगातार ताजपुर विधानसभा से जीते थे, लेकिन इस सीट पर यादव वोटर निर्णायक थे और 1984 में यादव वोटरों के नेता रामदेव राय के खिलाफ वो हार चुके थे। ऐसे में कर्पूरी ने अपनी सीट बदलने का फैसला किया। अब वो सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा इलाके में चले गए और यहाँ से 1985 का चुनाव जीत गए। उनकी पार्टी लोकदल को 1985 में फिर से विपक्षी दल का ही तमगा मिला। कुल 42 सीटें ही मिली। ऐसे में वो फिर से नेता प्रतिपक्ष हो गए। लेकिन अभी कर्पूरी को और भी बुरे सियासी दिन देखने थे। लोकदल विधायकों में अति पिछड़े वर्ग के विधायकों की संख्या कम थी। आधे से ज्यादा विधायक संपन्न पिछड़े वर्ग के थे और इसमें भी यादव विधायकों की संख्या सबसे ज्यादा। तब अनूप लाल यादव, लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, रघुवंश प्रसाद सिंह, ये सब लोग विधायक हुआ करते थे। इन सब में यादव विधायकों का नेतृत्व कर्पूरी ठाकुर के लगातार खिलाफ हो रहा था। उन्हें लगता था कि संख्या में हम ज्यादा हैं
तो कर्पूरी ठाकुर अब तक नेता क्यों बने हुए हैं? लोग कहते हैं कि लालू प्रसाद पीछे पीछे अक्सर कर्पूरी ठाकुर को कपटी ठाकुर बुलाया करते थे। ऐसे में एक बदलाव हुआ। 12 अगस्त 1987 को विधानसभा के अध्यक्ष शिवचंद झा ने कर्पूरी ठाकुर से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा छीन लिया और उनकी जगह अनूप लाल यादव को विपक्ष का नेता घोषित कर दिया। इस मामले को याद करते हुए एक वरिष्ठ पत्रकार ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष शिवचंद झा ने लोकदल के कुछ विधायकों से यह लिखवा लिया कि वो कर्पूरी ठाकुर को अपना नेता नहीं मानते। शायद शिवचंद झा की कर्पूरी ठाकुर से कोई निजी खुन्नस रही होगी। इस मामले में कर्पूरी ठाकुर ने राजभवन में विधायकों की परेड करवाई, हाई कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष तो आखिर अध्यक्ष ठहरे। एक दावा यह भी है, इस मुद्दे पर शिवचंद झा कहा करते थे कि मुझे तो 32 के आगे की गिनती नहीं आती। 324 सदस्यों वाली विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल का दर्जा हासिल करने के लिए कुल सदस्य संख्या का कम से कम 10% होना, यानी 33 विधायकों का होना अनिवार्य था। कर्पूरी ठाकुर इसके बाद भी नेता प्रतिपक्ष की हैसियत फिर से हासिल करने में लगे रहे, लेकिन वक्त ने उनके लिए कुछ और तय कर रखा था। 17 फरवरी 1988 को कर्पूरी ठाकुर का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया और उनकी सियासत, उनकी ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई। लेकिन उनके सियासी फॉर्मूले और उनकी सियासत के वारिस अभी भी सक्रिय हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल के दूसरे वीडियोस भी देखें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। टाटा, बाय बाय।